करेंगे। आप अपने प्रश्न ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मनी गुरु में बातचीत हो रही है इक्विटीज पर। हमारे साथ जगन्नाथम तुनुगुंटला और सिमी भमिक बने हुए हैं। आइए अगला प्रश्न अब सीधा शामिल करते हैं। फेडरल बैंक पर यह सवाल है और ये सवाल भेजा है प्रकाश अग्रवाल साहब ने कोलकाता से ही। सिमी के जिस तरह से शहर से प्रश्न है प्रकाश अग्रवाल साहब का, फेडरल बैंक अगर हम देखें जिस तरह से इन्होंने नजरिया जगन्नाथम मांगा 1 से 2 साल के लिए, ये बैंकिंग स्पेस जो है हलचल भरी है। इसमें आने वाले दिनों में बहुत एक्साइटिंग ये स्पेस रहेगी। अभी एज ऑफ नाउ कुछ इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स हैं, इंटरेस्ट रेट्स को लेकर जो कुछ बात हो रही है, पर इन्होंने जो 1 से 2 साल का नजरिया बताया और उस स्पेस में ये फेडरल बैंक, उस पर आप किस तरह से राय रखते हैं? अगर 1-2 साल लॉन्ग टर्म व्यू लेकर चले तो फेडरल बैंक आराम से होल्ड कर सकते हैं और थोड़ा चाहे तो थोड़ा पोजीशन ऐड भी कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा बैंकिंग इज अ परफेक्ट प्रॉक्सी। प्लस ये बैंकिंग लाइसेंस आने के बाद ओवरऑल बैंकिंग थीम का एक बड़ा एक एडवांटेज निकल के आया। और दूसरा चीज ये है कि मिड कैप पीएसयू बैंकिंग ये ऐसा सेगमेंट है जब रैली हुआ 2009 में, बाकी सभी मार्केट रैली किया लेकिन पीएसयू मिड कैप बैंकिंग इतना रैली नहीं किया, इसलिए वो थोड़ा वैल्यूएशन डिस्काउंट में चल रहे हैं। अगर फ्रंटलाइन बैंकिंग के हिसाब से देखें तो अगर वो डिस्काउंट जो है अब आज के दिन में उनके ये सब मिड कैप पीएसयू बैंकिंग के लिए एक उनका शेयर में रैली होने के लिए एक चांस बन रहा है। सो हमेशा ये बैंकिंग होल्ड में चलिए। अगर याड भी थोड़ा ऐड करना चाहिए तो पोर्टफोलियो में कोई आज के दिन में कोई बुरा नहीं है जी। बार फिर हमारे इस कार्यक्रम के जरिए यही कोशिश है कि हाउस होल्ड सेविंग और परसेंटेज जो है वो इक्विटीज की तरफ आए और लोग ज्यादा जो ग्रोथ स्टोरी है उसका एडवांटेज लें, क्योंकि अभी एक लिमिटेड परसेंटेज ही, एक स्मॉल परसेंटेज, एक छोटा परसेंटेज जो इक्विटीज की तरफ आता है। तो वही हमारी कोशिश है, लंबा नजरिया रखें, अच्छे कंपनीज में फंडामेंटली अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करें और अच्छे रिटर्न्स के साथ आप आगे बढ़ें। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। हदी अब्बास साहब रायगढ़ से मौजूद हैं। नमस्कार, बताइए, सवाल बताएं। नमस्कार सर। बताइए अब्बास साहब, बताइए, स्वागत है, बताइए। मेरे पास 315 के डीएलएफ है। ओके। 315 पे खरीदा है 100 शेयर जी। और उसको मैं क्या करूं सर, होल्ड करूं कि रुकूं? सर एक और सवाल है मेरा सुजलॉन के ऊपर। आपसे एक गुजारिश, एक समय एक ही प्रश्न पूछें ताकि हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा जो व्यूअर्स हैं वो कार्यक्रम में शिरकत कर सकें। अगला प्रश्न आप हमें एसएमएस कीजिएगा, उसको अगली बार जरूर शामिल करेंगे। फिलहाल आपका पहला प्रश्न हम ले लेते हैं जो डीएलएफ पर है। जगन्नाथम बताएं, डीएलएफ रियल एस्टेट पैक में जिस तरह से अपने आप में एक दिग्गज कंपनी है, लेकिन इस क्षेत्र में काफी कंसर्न्स रहे हैं, काफी प्रेशर्स रहे, सिलेक्टिवली सुधार जरूर हो रहा है, लेकिन आरबीआई भी इस जिस तरह से सुधार हो रहा है उसको लेकर कुछ कंसर्न नजर आया है। आप डीएलएफ पर क्या राय रखते हैं, क्या बताना चाहेंगे इनको आप? डीएलएफ रियल एस्टेट में तो कोई दो राय है नहीं, तो नंबर 1 to 10 जो रैंकिंग देते हैं तो हमेशा डीएलएफ ही आता है। बट लेकिन ये रियल एस्टेट के साथ एक दिक्कत हमेशा एक ट्रांसपेरेंसी और लिक्विड उनका लिवरेज रेशोज जो लोन रेशो जो होता है हमेशा थोड़ा कंसर्न रेज करने वाली चीज होता है। और कैपिटल मार्केट में बहुत सारे फंड मैनेजर्स, बहुत सारे एफआईएस ऐसा है वो रियल एस्टेट के नाम सुनते ही वो ना बोल देते हैं। सो रियल एस्टेट हमेशा एक दिक्कत के साथ चलती है। बट लेकिन कुछ बॉम्बे, दिल्ली, कुछ मेट्रो पॉकेट्स में रियल एस्टेट प्राइसेस बहुत फिर रैली हो रही है, इसलिए कंपनीज का वैल्यूएशन फिर रीरेटिंग करने की टाइम है। बट लेकिन हाई बीटा सेगमेंट है, अगर ये आप रिस्क एपिटाइट थोड़ा ज्यादा लेकर चलने वाले इन्वेस्टर माइंडसेट है शायद आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बट लेकिन आप थोड़ा सेफ चलने वाले इन्वेस्टर है, शायद आप कंपनी को आपके पोर्टफोलियो से कोई और पीएसयू कंपनी से शायद आप रिप्लेस कर सकते हैं। इन्होंने जैसे 315 का बताया, क्या आप मतलब इनको ऐसे में सलाह देना चाहेंगे? शायद अब एक बार शायद थोड़ा एग्जिट कर सकते हैं, बिकॉज मार्केट भी बहुत नर्वस पोजीशन में स्टैंड कर रही है। मार्केट कभी गिरती है तो रियल एस्टेट हमेशा ऐसा सेक्टर है बहुत जोर से, बहुत झटके से नीचे आ जाएगी। शायद इस पोजीशन में शायद एक बार एग्जिट करना बेटर है। जी। स्टरलाइट के और ये निवेश के बारे में जानना चाह रहे हैं। स्टरलाइट जिस तरह से प्रिंसिपल सब्सिडरी है वेदांता की, और जिस तरह से हमने देखा है केन वेदांता डील को लेकर जो हमने देखा है गवर्नमेंट हर्डल्स रही हैं, जो कुछ हम देख रहे हैं खबरों में बना रहा है ये। जगन्नाथम, किस तरह से आप राय देना चाहेंगे सब ये घटनाक्रम को देखते हुए?
एक बहुत बड़ा ऐसा डील है कि ऑलमोस्ट एवरी कैपिटल मार्केट में जो भी हो उसका नोटिस पे आ गया, क्योंकि बहुत सारे कंपनीज इन्वॉल्व है, केन से लेके रिलायंस से लेके ओएनजीसी, स्टेरलाइट, हिंदुस्तान जिंक एंड सेसागोवा, आई मीन होल होस्ट ऑफ बहुत सारे स्टॉक्स इसमें इन्वॉल्व हो गया। क्योंकि स्टेरलाइट और सेसागोवा पहले इंटेंशन नहीं था कि वो डील में शामिल होंगे, बट लेकिन फाइनली स्ट्रक्चर में देखे तो ये भी क्रिटिकल रोल प्ले किया। और जब वेदांता अबाउट 9.5 बिलियन डॉलर्स, वो बहुत बड़ा अमाउंट है। क्योंकि इस कॉन्टेक्स्ट में देखे तो इसलिए ये सब शेयर्स के ऊपर प्रेशर आ गया, क्योंकि हर किसी में ये डर है कि इस वजह से कंपनीज का लेवरेज ज्यादा हो जाए या कंपनीज का लोन ज्यादा होकर कंपनीज बैलेंस शीट स्ट्रेच ना हो जाए। इस डर से सब स्टॉक्स में प्रेशर आ गया। बट लेकिन अगर ग्रुप के हिसाब से देखे और डील के बाद ग्रुप नॉट ओनली माइंस मिनरल्स के साथ साथ वो ऑयल में भी आ जाएगा। वो एक दुनिया में एक बहुत ऐसा कम कंपनीज ऐसा है कि वो माइंस मिनरल्स और ऑयल में है। इस हिसाब से में देखे तो ग्रुप के लिए अच्छा है। बट लेकिन अब मिनिस्ट्री का क्लियरेंस आना है बाकी है, सेबी का क्लियरेंस आना बाकी है, तो बहुत सारे लेयर्स क्लियर करना बाकी है अभी डील क्लोज होने के पहले। स्टिल तक अब वो क्लियर होने तक शायद शेयर प्राइसेस अभी भी थोड़ा प्रेशर में ही रहेंगे। और अगर आप इवेंट रिस्क लेने की इंटेंशन है, दैट मीन्स वो इवेंट को प्ले करने वाले इंटेंशन है, शायद आप इसमें एंटर कर सकते हैं। बट अदरवाइज आप होल्ड मेंटेन करिए। जी, तो इस तरह की काफी अभी हर्डल्स हैं, देखते हैं हर्डल्स को किस तरह से आप क्लियर करते हैं, किस तरह से पूरा प्रोसेस जो है वो आगे मूव करता है, वो अपने आप में काफी दिलचस्प रहेगा।